नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस टॉपिक में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब कि संवैधानिक सभा के बारे में, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन हमको पता भी होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, संवैधानिक सभा है, उसने कैसे काम किया। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण 11 बैठकों के बारे में बात की जाती है, 11 सिटिंगों के बारे में बात की जाती है, उनको भी पढ़ेंगे और सारा बेसिक से हम पूरा बात करेंगे, ताकि आपका अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से अगर कोई प्रश्न आता है वो छूट ना पाए। ठीक है। और इनके बारे में हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पूरा लेक्चर देखिएगा। पहला, सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में के बारे में बात करेंगे। उसमें हम जेनेसिस के बारे में बात करेंगे। जेनेसिस का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने के पीछे पूरा बैकग्राउंड क्या काम कर रहा था और कैसे कैसे विचार आया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमको बनाना चाहिए। और इसके संबंध में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड से भी प्रश्न बन सकते हैं और हमको पता होना चाहिए। सिंपल सी बात यह है। सबसे पहले 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। जैसे आपको पता है, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद कुछ दो कांग्रेस पार्टी दो दलों में विभाजित हो गई। एक दल एक चाहता था कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस की जो गतिविधियां हैं, उनमें हमको परिवर्तन करना चाहिए और हमको सदन में जाना चाहिए। और एक दल एक चाहता था गैर परिवर्तनवादी, कि हमें कांग्रेस की रीतियां, गतियां और गतिविधियां जो भी वो चला रहे हैं उसी पे काम चलना चाहिए। तो इस परिवर्तनवादियों में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी थे। उन्होंने कहा कि हमको स्वराज पार्टी का गठन करना चाहिए और हमें विधायिका के अंदर आना चाहिए और हमें अपनी स्वतंत्रता के आंदोलन की मांग वहां पे उठाना चाहिए। तो 1923 में इसमें गठन हुआ। 1924 में स्वराज पार्टी ने आइडिया दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन होना चाहिए, ताकि हम अपने बारे में बात कर सकें, अपने बारे में हम सारा संविधान के बारे में बात कर सकें। ठीक है। उसके बाद 1924 में एम एन रॉय जी ने कहा कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड करनी चाहिए। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली रूप से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फ्रेम करने के बारे में बात की। कहा कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गठित करें आप, वो ब्रिटिश सरकार से। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गठित करेंगे तो उसमें कुछ जो मेंबर आएंगे असेंबली में, उनका आप एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, मतलब कि वयस्क मताधिकार के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आम नागरिक है वो वोट करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन कौन जाएंगे, संवैधानिक सभा में कौन कौन जाएंगे। इस सब मांगों के पीछे 1940 में अगस्त प्रस्ताव में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो डिमांड इन सारी बातों के द्वारा की गई थी, उस प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया। कहा कि हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन करेंगे। लेकिन 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया, उसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में उसने मांग को फिर से रिजेक्ट कर दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन नहीं करेंगे। ठीक है। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसको काफी महत्वपूर्ण घटना बोला जाता है। उसमें कहा कि इसको सभी पार्टी ने एक्सेप्ट किया और इस मिशन में आपको लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रेप्स, ए बी अलेक्जेंडर थे। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के बारे में बात की, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट किया कि एक ट्रू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के बारे में हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान चाह रहा था कि हमारे लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने। भारत तो नहीं चाह रहा था, भारत चाह रहा था कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान सेपरेशन के बारे में बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि हमारे लिए मुसलमानों का अलग से प्रतिनिधित्व होना चाहिए और उसके लिए अलग से संविधान सभा के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा कि हम दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बनाएंगे, हम एक ही बनाएंगे, वो संपूर्ण भारत का क्या करेगी, प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है। इस बात को आपने समझा, पूरा जेनेसिस समझ लिया। अब कंपोजिशन की बात करें तो टोटल 389 मेंबर थे। इसमें 296 मेंबर ब्रिटिश इंडिया से थे और 93 मेंबर जो प्रिंसली स्टेट थे, राजा महाराजाओं के जो राज्य थे वहां से थे। और 4 इसके चीफ कमिश्नर जो प्रोविंस थे वहां से आपको मेंबर देखने को मिलेंगे। तो टोटल मिलाकर 389 मेंबर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। और इस
संवैधानिक सभा में ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी का प्रतिनिधित्व था, रिप्रेजेंटेशन था, जिसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, पारसी थे, एंग्लो इंडियन थे, इंडियन क्रिश्चियन से, एससी थे, एसटी से, और इसमें महिलाएं भी शामिल थी। ठीक है। सीट एलोकेशन की बात करें तो 3 प्रिंसिपल पे कम्युनिटी को डिवाइड किया गया था। इसमें मुस्लिम, सिख और जनरल के बारे में बात की गई थी। जनरल में मुस्लिम और सिख को छोड़कर सारी कम्युनिटी इसमें शामिल थी, और इसमें प्रोपोर्शन के आधार पर उसकी मतलब कि कम्युनिटी के प्रोपोर्शन के आधार पर उसको प्रतिनिधित्व दिया गया था। वोटिंग मेथड की बात करें तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था, अनुपातिक आधार पर वोट था। ठीक है, 10 लाख पे एक व्यक्ति होता था, उसके अलावा दूसरा व्यक्ति आता था। पार्टी जो ब्रिटिश प्रोविजंस थे उसमें पार्सली रूप से इलेक्टेड होते थे, और जो प्रिंसली स्टेट थे उसमें नॉमिनेटेड होते थे पार्सली रूप से। ठीक है। कुल मिला के कहें तो जो संवैधानिक सभा थी उसमें ना तो पूर्णतः इलेक्टेड लोग थे, ना तो पूर्णतः उसमें नॉमिनेटेड लोग थे। पार्सली इलेक्टेड, पार्सली नॉमिनेटेड के बारे में आप बात करेंगे। इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर थे बाय द, जो प्रोविजनल जो असेंबलीज थी वहां से इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से लोगों का चुनाव हुआ, और इस हिसाब से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखने की आवश्यकता है तो महात्मा गांधी इसके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट नहीं थे। और एक बात आपको और याद रखना है कि जो 93 सीटें आपको प्रिंसली स्टेट के द्वारा अडॉप्ट मतलब की एलोकेट की गई थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शामिल नहीं हुए। ठीक है। और जो 93 सीट थी वो फिल नहीं हो पाई, इसके बाद आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसके बाद कुछ सीटें पाकिस्तान में चली गई। उस विभाजन के बाद हमारी जो भारत की संवैधानिक सभा थी उसमें कितने लोग बचे, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बाकी फिर मैं बाद में बता दूंगा। वर्किंग की बात करें तो फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 1940 को ही मुस्लिम लीग ने इसको बाइकआउट किया, और बाइकआउट करने के बाद इसमें फर्स्ट मीटिंग में 211 मेंबर ही इसमें शामिल हुए पहली मीटिंग में। और जो सीनियर मोस्ट मेंबर थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, उनको ओल्डेस्ट मेंबर थे, उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया फ्रेंच प्रैक्टिस के आधार पर। लेकिन प्रेसिडेंट इन्होंने कहा कि डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया संवैधानिक सभा का प्रेसिडेंट का। और उसके बाद इसमें कुछ मेंबर और थे जिसमें आपको वाइस प्रेसिडेंट भी देखने को मिलते हैं, जिसमें एस.सी. मुखर्जी थे, उसके वी.टी. कृष्णामाचारी इसको मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो प्रेसिडेंट की बात करें परमानेंट तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो इसमें एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी इसमें मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब जो महत्वपूर्ण बात आती है कि इसकी जो 9 सीटिंग हुई, कुछ महत्वपूर्ण जो 11 बैठक हुई उनमें से कुछ 9 सीटिंग काफी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट मीटिंग जैसे हमने पढ़ा कि फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात की जाती है 9 दिसंबर 1940 को। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट ऑफ मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बने, इलेक्टेड रूप से बने। 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए, और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आधार पर वर्तमान की जो प्रेम्बल है, वर्तमान में हम प्रस्तावना की बात करते हैं, मॉडिफाइड रूप से वर्तमान में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, थर्ड मीटिंग में ये लेके आए। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। 15 अगस्त 1947 को इंडिया पाकिस्तान को मतलब की पावर को, डोमिनेशंस को इसको ट्रांसफर किया गया, फॉर्मेशन किया गया, ट्रांसफर ऑफ पावर की बात हुई। और 14 अगस्त 1947 को जैसे पाकिस्तान का फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है, सारा काम इन्होंने देखा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्टेड किया गया, इनेक्टेड किया गया। और 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। ठीक है, इंडियन रिपब्लिक के। और 25 अक्टूबर 1951, 21 फरवरी 1952 तक आपको फर्स्ट जनरल इलेक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके आधार पर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो मीटिंग 9 महत्वपूर्ण जो मीटिंग है वो हमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ मेजर जो कमेटी थी, जवाहरलाल नेहरू जिस कमेटी के अध्यक्ष थे उसमें यूनियन पावर कमेटी,
यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी से संबंधित आपको जवाहरलाल नेहरू देखने को मिलेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रोविजनल कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल, एक्सक्लूडेड जो एरिया थे उससे संबंधित जवाहरलाल सरदार वल्लभ भाई पटेल देखने को मिलेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी से संबंधित थे और बी आर अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। इसके अलावा आपको मेंबर एन गोपाला स्वामी अयंगर देखने को मिलेंगे, अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर देखने को मिलेंगे, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सिदुल्ला, एन माधवा राव और टी टी कृष्णाचारी इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर देखने को मिलेंगे। तो इस मेंबर को आप याद रखना है, यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, 7 मेंबर थे इसमें। ठीक, तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही था और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था, आप इसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।